हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है दोस्तों। यूपीएससी 2024 के लिए हम लोग प्रीलिम्स और मेंस का क्लास आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सप्ताह में 3 दिन, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आपका प्रीलिम्स का क्लास होगा, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे, फिर स्टैंडर्ड बुक्स को करेंगे और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे और सीसेट का भी क्लास लास्ट में लेंगे, ठीक। और वहीं ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को हम लोग मेंस का क्लास लेंगे, ठीक है। इसमें भी हम लोग पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे आंसर राइटिंग के साथ। सिलेबस जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएगा आंसर राइटिंग भी करेंगे, ठीक है। तो डेली आपका 1 घंटे का क्लास होगा, ठीक है। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को प्रीलिम्स का और ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को मेंस का क्लास होगा। क्लास की टाइमिंग रहेगी 8 बजे से लेके 9 बजे रात तक, ठीक है। और जो संडे होगा, ठीक है, तो संडे को क्या करेंगे, जितना भी हमने एक सप्ताह पढ़ा है उसका रिवीजन भी करवाया जाएगा, ठीक है। आपका काम ये है कि जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती है उसको बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए, समझिए और एनसीईआरटी को भी पढ़ना चालू करिए साथ साथ, ठीक है। और बाकी चीज़ों को भी रिवाइज कीजिए। डेली बेसिस पे मैप्स आप देखें, न्यूज़पेपर पढ़िए, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जो भी आपको सूटेबल है, और योजना मैगजीन भी पढ़िए, कुरुक्षेत्रा भी देखिए और पीआईबी का जो वेबसाइट है उसको भी विजिट कीजिए, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, क्लास 6 से। हम लोग का टारगेट है क्लास 6 से लेके क्लास 12 का सारे सब्जेक्ट्स को एनसीईआरटी को सबसे पहले करना प्रीलिम्स के लिए, जो आपके मेंस के लिए भी यूजफुल रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री के एनसीईआरटी से, जिसका टाइटल है आवर पास्ट, हमारे अतीत। क्लास 6 का ये एनसीईआरटी है, ठीक है। इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हम डाल दिए। इसमें हमने क्या किया है, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 का एनसीईआरटी हमने कंपाइल कर लिया है, ठीक है। और हिंदी में भी कर दिया, हिंदी में क्लास हम लोग 11 तक कर दिए हैं और इंग्लिश में क्लास 6 से 12 तक है। फिर जब क्लास 11 तक हम लोग पहुँच जाएंगे तो हिंदी वाला भी पीडीएफ कंपाइल करेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन अच्छे से समझते हुए पढ़ना है और उसको यूज करना है। तो देखिए, इसमें जो जो कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, फैक्ट्स, वो याद रखिए। हमारा जो नेशनल एंथम है, राष्ट्र जो हमारा गान है, जन गण मन, ठीक है, इसको सबसे पहले बंगाली भाषा में बनाया लिखा गया था। और किन्होंने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। बाद में इसका हिंदी वर्सन को हमारे संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था। किस तारीख को? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। वहीं अगर हम प्रियम्बल की बात करेंगे तो प्रियम्बल तो पूरा हम लोग को याद ही है। इसको हम लोगों ने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा जो थी वो क्या की थी, अडॉप्ट की थी, इनैक्ट की थी और गिव की थी, मतलब अंगीकृत की थी, अधिनियमित की थी और आत्मसमर्पित किया था, ठीक है। तो ये फैक्ट आपके लिए काम का रहेगा। तो हम लोग को हिस्ट्री पढ़ने का ज़रूरत क्यों है, ये आपका इंटरव्यू में भी पूछ सकता है, कॉमन हम लोग को जानकारी भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस चैप्टर में अगर हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं या फिर कोई भी क्लास में आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमें उस समय में रहने वाले लोगों के बारे में पता चलता है कि कैसे आग का आविष्कार हुआ होगा, फायर का, कैसे वो लोग आयरन टूल्स का डिस्कवरी हुआ होगा, ठीक है, कैसे वीट और राइस का कल्टीवेशन हुआ होगा, विलेज और टाउन का कैसे डेवलपमेंट हुआ होगा, ठीक है। हमको पिलग्रिम्स के बारे में, ठीक है, तीर्थयात्री के बारे में, सेंट्स के बारे में पता चलता है, बिल्डिंग्स के बारे में, पेंटिंग्स के बारे में, वहाँ के उस समय का रिलीजन के बारे में, बिलीफ जो आस्था है उसके बारे में हम लोग को पता चलता है। उनके घर, बस्तियाँ, कला, शिल्प कला, ये सब के बारे में हमको धीरे धीरे पता चलते जाता है जैसे जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते जाते हैं। तो हिस्ट्री जो है, एक सिर्फ हमको उसमें पॉलिटिकल इवेंट नहीं पता चलता है कि राजनीतिक कौन कौन सा घटना हुआ, कौन सा राजा आया, बल्कि उस समय में क्या क्या हुआ समाज में, इकोनॉमिक चेंजेस क्या हुआ, सोशल चेंजेस क्या हुआ, है ना, एनवायरमेंटल चेंजेस क्या हुआ और कैसे हुआ, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा, सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है हमें। और हम हिस्ट्री को पता कैसे करते हैं, तो उस समय के जो स्टोन टूल्स हैं, पत्थर के जो औजार हैं, कुछ प्लांट्स के जो ट्रेसेस होंगे, बोन्स, हड्डियाँ, कोई मटेरियल अगर लिखा गया होगा, रिटर्न मटेरियल, पिक्चर्स होगा, कोई ऑर्नामेंट्स होगा, है ना, कोई इम्प्लीमेंट्स, इंस्क्रिप्शन, शिलालेख, अभिलेख, कॉइन्स, बिल्डिंग्स, स्कल्पचर, पॉट्स के द्वारा, बर्तन के द्वारा, भांड के द्वारा, मृत भांड के द्वारा, पैंस के द्वारा, ये सब के बारे में हमको हिस्ट्री
को जब हम ये सब चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी धीरे धीरे बढ़ते जाता है। कैसे होगा या और आपको आगे समझ में आएगा। तो आप समझ में आए क्यों ज़रूरी है हिस्ट्री को पढ़ना। ठीक है, क्योंकि अगर हम अपने पास्ट को समझना चाहते हैं, ठीक है, कि अतीत में क्या क्या हुआ और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, प्रेजेंट में भी उसका क्या रोल है, तो हमें हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं हिस्ट्री इज़ द बेस्ट टीचर। हिस्ट्री जो होता है बेस्ट, अच्छा एक शिक्षक होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो 6 क्लास का बुक है, ठीक है ना, इसको बांटा गया है, टोटल इसमें 12 चैप्टर है। ठीक, तो हमने देख लिया कि वाई स्टडी हिस्ट्री, हिस्ट्री हम क्यों पढ़ें। ठीक है, पहला टॉप चैप्टर है व्हाट वेयर एंड हाउ एंड व्हेन। ठीक, कब, क्या क्या, कब, कहाँ और कैसे। फिर दूसरा है ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, आखिर खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक कैसे जो है उनका डेवलपमेंट हुआ, फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। 30 तरह के बारे में हमारा टोटल इसमें नया जो एनसीईआरटी है टोटल उसमें जो है आप चैप्टर देखोगे तो 12 है। और जो ये भी एनसीईआरटी है उसमें भी इसको सारी चीज़ों को शामिल किया गया है, तो कोई डरने की बात नहीं है, सारा इंक्लूडेड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो देखिए व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो देखिए अगर हम इतिहास के बारे में समझें तो लोग जो है बहुत प्राचीन समय से नदियों के किनारे जो है वो रहते थे। ठीक है, और जो पुराने लोग रहते थे, ठीक है, उनको बोला जाता था स्किल्ड गैदरर्स। को क्या बोला जाता था, संग्राहक बोला जाता था, क्योंकि वो चीज़ों को क्या करते थे, संग्रह करते थे, उन्हें वो हंटिंग करते थे, चीज़ों को कलेक्ट करते थे, मारते थे और खाते थे। ठीक है, हमें इसका प्रूफ भी मिलता है जब हम नर्मदा नदी के आसपास देखते हैं, भीमबेटका के आसपास, तो वहाँ पे हमको मिलता है हंटिंग गैदरिंग का साक्ष्य। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे सुलेमान और किरथार की पहाड़ी जो नॉर्थ वेस्ट में, देखो सुलेमान किरथार की पहाड़ी जो है, अब ये मैप देखिए इंपॉर्टेंट है, ये आप देखो ये है आपका सुलेमान की पहाड़ी। ठीक है, और ये आपका किरथर की पहाड़ी है। ठीक है, और ये कहाँ पे है, तो देखो ये पाकिस्तान है ये। ठीक है, ये पाकिस्तान का एरिया है। ठीक है, ये पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में ही सुलेमान और किरथार की पहाड़ियाँ हैं। ऊपर में है सुलेमान की पहाड़ी, फिर है किरथार की पहाड़ी। ये मैप इंपॉर्टेंट है, तो कैसे इसको पढ़ना है, देखो ये जो नदी है ये आपका कौन सी नदी है इंडस नदी है, जो आपका इधर से क्रॉस करती है। ठीक है, ये इंडस नदी है। इंडस नदी में देखो एक सहायक नदी मिलती है इसकी ट्रिब्यूटरी, जिसको बोलते हैं काबुल नदी, तो याद रखिएगा। उसका देखो झेलम नदी और चिनाब। ठीक है, झेलम और चिनाब दोनों मिलती है, आगे बढ़ती है चेनाब के रूप में। फिर रावी नदी जो है चेनाब में मिलती है, आगे बढ़ती है चेनाब के रूप में। फिर ब्यास और सतलुज पंजाब में मिलती है, ठीक है, हरीके के पास, और सतलुज नदी आगे बढ़ती है, इधर से चेनाब नदी आ रही है, और फाइनली चेनाब नदी जो है इंडस नदी को ज्वाइन करती है, कहाँ पे, पाकिस्तान में। चूँकि ये 5 नदियों के मिलने से बना हुआ है, इसलिए इस एरिया को पंजाब कहा जाता है। ठीक है, अब देखो ये है आपका गंगा नदी। ठीक है, ये है गंगा नदी, इसमें यमुना नदी मिल रही है इलाहाबाद में, और चंबल नदी यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, उसके बाद घाघरा, गंडक, ये सब नदी इसमें मिल रही है। फिर ब्रह्मपुत्र नदी इधर से क्रॉस करती है, आती है, मानसरोवर झील से निकलती है, और फिर इधर से जो है बांग्लादेश में मिलती है ब्रह्मपुत्रा से। ठीक है, गंगा नदी से। उसके बाद जो सोन नदी है वो गंगा की सहायक नदी है, जो आपका पटना में गंगा से मिलती है। उसके बाद देखिए इधर है विंध्या, विंध्या के साउथ में नर्मदा नदी फ्लो करती है। ठीक है, और सतपुरा उसके साउथ में है, तो विंध्या और सतपुरा के बीच में नर्मदा नदी है, और सतपुरा के साउथ में आपका ताप्ती नदी है। ठीक है, ये देखिए महानदी है जो आपका छत्तीसगढ़ से निकलती है, उड़ीसा होते हुए आपका बे ऑफ बंगाल में मिलती है। ये आपका गोदावरी नदी है जो महाराष्ट्र में निकलती है, और फाइनली आपका आंध्र प्रदेश में बे ऑफ बंगाल में मिलती है। फिर देखो ये कृष्णा नदी है, और ये तुंगभद्रा नदी है। तुंगभद्रा नदी जो है वो कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, दोनों मिलकर बे ऑफ बंगाल में मिलती है। उसके बाद ये पेन्नार नदी है, और ये कावेरी नदी है। तो नदियों का अरेंजमेंट भी याद रखिएगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ठीक है, पेन्नार और कावेरी, याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल हो गया, ये अरेबियन सी हो गया, ये लक्षद्वीप की आइलैंड्स हो गया। ठीक है, और ये अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया। ठीक है, तो ये इसको देखने से हमें पता चलता है कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, अगर हम इसको यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, राइट, तो यहाँ तक है। ठीक, और यहाँ पे देखो लक्षद्वीप थोड़ा सा उसके नीचे हमको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे ये इधर हो जाएगा।
तो ये हो गया, ठीक है। चलिए मैप समझ में आ गया। अब देखिए, तो सुलेमान और जो किठार की पहाड़ियाँ हैं जो भारत के नॉर्थ वेस्ट में है, यहाँ पे हम लोग को पहला बार साक्ष्य मिला है किसका, कल्टीवेशन का। और कौन सा कल्टीवेशन, चावल का नहीं, किसका। पहले लोग सबसे पहले क्या उगाए थे, वो उगाए थे गेहूँ और बार्ले, गेहूँ और जौ जैसा फसल उगाया था 8,000 आठ आज से 8,000 साल पहले, ठीक है। और धीरे धीरे उसके बाद जानवर को वो लोग पालें, भेड़ को, सीप को, गोट को, कैटल को, और वो गांव में रहते थे, ठीक। वहीं अगर हम गारो हिल्स का बात करेंगे, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट में है गारो हिल्स, देखो ये भारत के नॉर्थ ईस्ट में है, मेघालय में। और विंध्या की अगर हम बात करेंगे, जो सेंट्रल इंडिया में और उसके दक्षिण में नर्मदा नदी है साउथ में, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिला है, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट मिला हुआ है, ठीक है। तो गारो खासी जो हिल्स है और जो हमारा विंध्या है, वहाँ पे हमको क्या मिला है, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट, ठीक है। और सबसे पहले विंध्या के नॉर्थ में हमको चावल कल्टीवेशन का साक्ष्य मिला है। तो सबसे पहले कल्टीवेशन अगर हम बात करेंगे तो कहाँ पे मिला हुआ है, वो आपका सुलेमान किरथार की पहाड़ी के पास, ठीक है, जहाँ पे वीट और बार्ले वो करते थे। और चावल की बात करेंगे तो विंध्या के नॉर्थ में, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर इंडस, सिंधु नदी और इसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो आज से 4700 साल पहले, मतलब 4700 ईयर्स एगो, कौन सा, हड़प्पा के टाइम, तो यहाँ पे अर्लीस्ट शहर, प्राचीन जो सबसे प्राचीन शहर है उसका डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। सबसे प्राचीन शहर का डेवलपमेंट मतलब कहाँ, हड़प्पा के आसपास। फिर उसके अभी से 2500 साल पहले, ठीक है, 2500 साल पहले मतलब जो महाजनपद का समय था, उस समय सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन हुआ। तो पहला जो शहरीकरण हुआ वो हड़प्पा के समय हुआ, दूसरा जो हुआ वो महाजनपद के समय हुआ, गंगा नदी के आसपास। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम गंगा नदी और उसके ट्रिब्यूटरी को लोकेट करेंगे, जैसे सोन नदी के आसपास, तो यहाँ पे आपको मगध जो है एम्पायर, पहला जो बड़ा एम्पायर मगध एम्पायर, लार्ज किंगडम आपको देखने को मिलता है। ये बहुत ही पावरफुल जो किंगडम होते हुआ करता था, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग जनपद में, महाजनपद में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो लोग जो है वो खाने के लिए, अनाज के लिए एक दूसरा से दूसरे तक जाते थे, ठीक है। अपने को नेचुरल डिजास्टर से, प्राकृतिक आपदा से, जैसे फ्लड हो गया, ड्राउट हो गया, उससे बचाने के लिए जाते थे, ठीक है। और वो आर्मी में ग्रुप में जो है करते थे, किसी के दूसरे एरिया के ज़मीन को कैप्चर करते थे। उसी तरह से जो मर्चेंट होते थे वो व्यापार के लिए अपना कारवां को लेके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, या तो कैटल से या जहाज़ से। और अपने साथ वैल्यूएबल आइटम, कीमती वस्तुओं को जो है वो एक जगह से दूसरे जगह एक काफिल से जाते थे, ठीक है। वहीं कुछ लोग जो है आपका धर्म का प्रचार के लिए साधु संत एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। तो इस तरह से किसी भी एरिया में अलग अलग लोगों के आगमन से, आने से, जाने से उस एरिया का पूरा जो है डेवलपमेंट हुआ, इसलिए और आइडिया का, विचारों का जो है आदान प्रदान हुआ। और इसके बारे में फिर हमको हिस्ट्री में डिटेल में उसके बारे में पता चलता है, ठीक है, जो वो बुक लिखे होंगे या फिर कोई इंस्क्रिप्शंस होगा तो उसके द्वारा। और अभी भी जो लोग हैं वो अन्य अन्य पर्पस के लिए जो है वो ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो उनसे भी जो है विचार का आदान प्रदान होता है, आइडिया का। और उससे उस एरिया का जो कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाई होता है। तो चूँकि इंडिया में बहुत सारे लोगों का आना जाना हुआ, चाहे वो राजा हो या फिर साधु संत हो या ट्रैवलर्स हो, ठीक है, मर्चेंट्स हो, तो इसके द्वारा इसलिए इंडिया का जो कल्चर है वो कंपोजिट कल्चर कहता है, समग्र कल्चर कहते हैं, क्योंकि संस्कृति, क्योंकि बहुत सारा संस्कृति के मिश्रण से इंडिया का कल्चर जो है यूनिक वे में डेवलपमेंट हुआ है। अब देखो, अगर हम साउथ एशिया की बात करेंगे तो साउथ एशिया को एक सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है, ठीक है, उप महाद्वीप बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये महाद्वीप से छोटा है लेकिन इतना बड़ा है कि हम उसको एक छोटा महाद्वीप के रूप में बोला जा सकता है। क्योंकि महाद्वीप वो एरिया होता है जो चारों तरफ से कटा हुआ है, ठीक है, और प्लस उसका अपना क्लाइमेट होगा। तो इंडिया के इसलिए हम लोग जो साउथ एशिया का है उसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे कि ये एक तरफ उसके हिमालय है, इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, और इधर इंडियन ओशियन है। प्लस इसका क्लाइमेट आप देखोगे मानसूनल क्लाइमेट है। इसका इकोनॉमी भी देखोगे एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट है। तो इसीलिए साउथ एशिया को हम लोग क्या बोले जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। प्लस इसका साइज भी जो है वो कुछ कंटिनेंट से बड़ा है, जैसे यूरोप ये सबसे। तो जैसे जैसे लोग किसी एरिया में आते थे
अपना खाने पीने का तरीका का, प्लस अपना जो उनका कलाकृति होता था, कैसे पत्थर को तराशना है, पत्थर से कुछ बनाना है, म्यूजिक का, खाना बनाने की टेक्निक का, वो सब डेवलपमेंट हुआ और फिर हिस्ट्री जो है और भी डाइवर्सिफाई हो गया। अब देखिए कैसे भारत को जो लोग अलग अलग नाम से बोलते थे। जैसे अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया जो है शब्द आया है इंडस नदी से, सिंधु नदी से। इसको संस्कृत में सिंधु बोलते थे, इंडस नदी को बोलते हैं, ठीक है। तो जो ईरानी लोग थे और जो ग्रीक लोग थे, ठीक है, जब वो आए थे अभी से 2500 साल पहले, ठीक है, अलेक्जेंडर ये सब या डेरियस जो था ईरान का, वो सब जब आया था, ठीक है, तो वो इंडस नदी को हिंडस बोलता था, ठीक है, या इंडोस बोलता था। और उसी से, और इंडस नदी के जो ईस्ट में एरिया था, जैसे ये इंडस नदी है, इसके उसको इंडस नदी को वो लोग हिंडस बोलते थे या फिर इंडोस बोलते थे। तो इसके ईस्ट में जो भी एरिया था, वहाँ के लोगों को वो इंडियंस कहें, और उस एरिया को इंडिया कहा गया, ठीक है। वहीं अगर हम भारत के बारे में बात करेंगे, भारत कब कहा गया, तो ऋग्वेद में वर्णन है, ठीक है। ऋग्वेद क्या सबसे पुराना किताब है जो संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है। तो ऋग्वेद में एक भरत नाम का एक राजा हुआ करता था, एक वंश हुआ करता था। तो उस एरिया में रहने वाले लोगों को, उस क्षेत्र को भारत कहा गया, और उस एरिया में रहने वाले लोगों को भारतवासी कहा गया, ठीक है। तो हमको याद क्या रखना है कि जो इंडस है, और जो या उसको सिंधु भी बोलते हैं, और उसको ग्रीक लोग हिंडस बोलते थे, उसी के नाम पे इंडिया जो है वो डेवलपमेंट उसका हुआ, नामकरण उसका हुआ। और अगर ऋग्वेद के रिस्पेक्ट में देखोगे तो भारत का नोमेनक्लेचर हुआ। अब देखिए तो कैसे हमें जो है प्राचीन चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो प्राचीन समय में एक बुक तो नहीं हुआ करता था, प्रिंटेड बुक। तो वो लोग क्या करते थे, मैन्युस्क्रिप्ट लिखते थे, जिसको हिंदी में बोलते थे पांडुलिपि। पांडुलिपि को इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता है। ये दो वर्ड से बना हुआ है। स्क्रिप्ट मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लेटर, ठीक है, या उसमें अल्फ़ाबेट्स भी हो सकता है, उसमें कोई डिजिट्स हो सकता है, उसको स्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। और मेन्यू का मतलब होता है जो हाथ से लिखा गया है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम पड़ा पांडुलिपि, ठीक। तो ये जो पांडुलिपि होता था, वो जो ताड़ का पत्ता होता था बड़ा बड़ा, ठीक है, उससे ये बनता था, ठीक है। और उसी पे वो पेन से लिखते थे, स्याही के द्वारा, ठीक है। लेकिन चूंकि ये जो कि लकड़ी से बना हुआ है, ऑर्गेनिक चीज़ है, इसलिए कीड़ा लगने के कारण ये नष्ट हो गया है बहुत हद तक। लेकिन बहुत सारे म्यूजियम में इसको रखा गया है, ठीक है। तो मैन्युस्क्रिप्ट से भी हमको जानकारी मिलता है। जैसे ये ऋग्वेद के समय का मैन्युस्क्रिप्ट है, बहुत ही पुराना, आज से हजारों साल पहले। उसी तरह से तो मैन्युस्क्रिप्ट क्या हो जाता था, ख़राब हो जाता था, लेकिन बहुत सारे म्यूजियम में, मंदिर में, ठीक है, अभी भी उसको स्टोर करके बचा के रखा गया है। इससे हमको उस समय के राजा के बारे में पता चलता था, दवा के बारे में, उनका रिलीजियस बिलीफ क्या हुआ करता था वहाँ के लोगों का, ठीक है, क्या क्या वो लोग काम करते थे, उनके उस समय के विज्ञान के बारे में भी जानकारी पता चलता है। इसके अलावा बहुत सारा बुक्स भी लिखा जाता था, जैसे एपिक्स, जिसको महाकाव्य बोलते हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है, कुछ पोएम्स लिखा जाया जाता था, ठीक है। कुछ प्ले नाटक हुआ करते थे, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमो उर्वशीयम है ना, मृच्छकटिकम प्रकरण है। तो इसके द्वारा भी पता चलता था। तो वो सब मैक्सिमम संस्कृत में लिखा जाते थे, और कुछ प्राकृत भाषा में लिखा जाता था। प्राकृत जो संस्कृत होते थे वो हायर कास्ट के लोग, क्लास के लोग यूज करते थे, और जो प्राकृत भाषा था वो ऑर्डिनरी सामान्य लोग यूज करते थे। तो उसमें भी जो है आपका लिखा जाता था क्या, अ, आपका नाटक, या फिर कोई कविता, या फिर महाकाव्य, ठीक है। यहाँ तक इंस्क्रिप्शंस भी हुआ करता था। इंस्क्रिप्शन क्या होता था, हार्ड सरफेस पे बनता था, जो कठोर चीज़ था उस पे इंस्क्रिप्शन लिखा जाता था। इंस्क्रिप्शन को हिंदी में हम लोग लेख पत्थर या बोलते हैं, अभिलेख बोलते हैं, ठीक है। इसको पत्थर पे लिखा जाता था, हार्ड चीज़ों पे खरोच खरोच के, कुदर कुदर के, ठीक है, कार्विंग करके, या फिर उसको धातु पे, कोई मेटल पे लिखा जाता था। कभी कभी हड्डी पे भी जो है इंस्क्रिप्शन हमको देखने को मिलता है। तो इंस्क्रिप्शन जनरली राजा लिखवाता था, जब वो युद्ध लड़ता था, या अपने साम्राज्य के बारे में लिखता था, या जनता को कुछ बताना है पब्लिक को। जैसे अशोक ने बहुत सारा इंस्क्रिप्शन लिखा, जिसमें उन्होंने पब्लिक को कैसे जीवन जीना चाहिए उसके बारे में बताया, है ना, जिसको अशोक का धम्मा बोलते हैं। और प्लस कुछ जो आम आदमी भी होता था वो भी इंस्क्रिप्शन जो है वो लिखता था, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन जो है वो आपका मैन्युस्क्रिप्ट से
थोड़ा सा अच्छा इस सेंस में है क्योंकि ये हार्ड चीज़ों पे लिखा गया है, तो ये नष्ट नहीं होता है, ठीक है। वहीं अगर जो मैन्युस्क्रिप्ट है जो कि वो लकड़ी पे लिखा गया था पत्ते पे, इसलिए उसको कीड़ा वीड़ा खा गया है तो वो नष्ट हो गया। इसके अलावा बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिससे और हमको हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, जैसे वो कौन कौन सा उपकरण यूज करते थे, कौन कौन सा वो आपका हथियार यूज करते थे, उनका बर्तन कैसा यूज करते थे, मिट्टी का था कि जो है आपका स्टील का था या फिर कॉपर का था, कैसा था, डिजाइन क्या था, उसका कलर क्या था। इसके आधार पे बहुत सारा वहाँ के सोसाइटी ये सब के बारे में पता चलता है। जैसे मान लो कोई बर्तन है, ठीक, और मैक्सिमम बर्तन मान लो एक ही कलर का मिला हुआ है और कुछ बर्तन यूनिक कलर का मिला हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम संख्या में मिला, अमाउंट में मिला हुआ है, ठीक है, वो आम लोग यूज करते होंगे, और जो यूनिक टाइप का होगा वो स्पेशल क्लास यूज करता होगा। मतलब वहाँ के समाज में क्या था, आपको डिवीजन था, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल पावर या फिर इकोनॉमिक पावर। तो वो जब आर्कियोलॉजिस्ट जो आपका पुरातत्वविद जो होते हैं, जब वो स्टडी करते हैं पुराने चीज़ों को जो मिलता है उनको खोद के, है ना, तो उससे के चीज़ों का स्टडी करके वो हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, जैसे सिक्का का ये सारा चीज़ है, ठीक। यहाँ तक कि जो हथियार हुआ करता था या कोई औजार हुआ करता था वो पत्थर से बनता था, हड्डी से भी बनता था, मिट्टी से भी बनता था, मेटल से भी बनता था। जैसे यहाँ पे फोटो दिया गया है, ये हड़प्पा का, ये आपका आप देखिए मृत भांड है, पॉटरी है, तो इसको देखने से पता चलता है कि वो लोग कितना जो है स्पेशलिस्ट थे, पूरा गोल टाइप के बनाए हैं और फिर इसमें डिजाइन भी है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये वाला इस तरह का बहुत कम मिला तो हम बोल सकते थे ये बहुत कम लोग यूज करते थे, और अगर मान लो नॉर्मल टाइप का मिला तो हम बोल पाएंगे कि उसको लोग जो है बहुत ज़्यादा लोग यूज करते थे, मतलब वो कॉमन में था। और कम यूज कर रहे हैं मतलब वो स्पेशल यूज है, मतलब समाज में क्या है, डिवीजन है, ठीक है। उसी तरह से ये देखिए इसको रेड कलर का है, इसका मतलब इसको पकाया गया है, इसका मतलब वो लोग जानते थे कि मिट्टी को हम लोग जब पका लेंगे, ठीक है, उसको जब बर्न करेंगे तो वो स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। प्लस कलर को देख के भी, डिजाइन को भी देख के भी पता चलता है। मान लो इसने मछली यहाँ पे बनाया है, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि उस समय के लोगों को मछली के बारे में जानकारी हुआ करता था, मछली वो खाते थे, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी बर्तन के पास बहुत सारा चीज़ हड्डी वड्डी मिला हुआ है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि वो सारा चीज़ वो जो है यूज करते थे, खाते थे, ठीक। तो ऐसे पुराने चीज़ों को स्टडी करके वो स्पेकुलेशन करते हैं, गेस करते हैं, और फिर जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, ठीक है। हमें जो है प्लांट रिमेन, पौधों का जो है साक्ष्य उतना नहीं मिला है, क्यों, अनाज वनाज का, ठीक है, क्योंकि पौधा का जो प्लांट रिमेन्स था, पत्ता था, जड़ था, वो नष्ट हो जाएगा क्योंकि उसको कीड़ा वीड़ा लगेगा तो खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो मेटल होता है, जो पत्थर होता है, वो आपको लंबे समय तक मिलता है, इसलिए मैक्सिमम जो हमारा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वो क्या है, आपका मेटल का है या फिर पत्थर का है या फिर हड्डी का है, बोन का है, क्योंकि ये जल्दी सड़ता नहीं है। कुछ हमें बीज जरूर मिले हैं, सीड्स, लेकिन वो जले हुए अवस्था में मिलते हैं। कोई चीज़ जब जल जाता है तो वो लंबे समय तक स्टोर करके आप उसको रख सकते हैं। प्लस अगर कोई अनाज का मिला हुआ है सीड्स जला हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि वो उन सारे चीज़ों को उनके बारे में पता था, वो सब वो यूज करते थे, ठीक है। तो हिस्ट्री के बारे में हमको मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में, इंस्क्रिप्शन या आर्कियोलॉजी मतलब कॉइन्स हो गया, उन कोई टूल्स हो गया, वेपन्स हो गया, है ना, बोन्स हो गया, उसके बारे में हमको जानकारी मिलता है। तो यहाँ पे जो इसका बुक का टाइटल है वो है आवर पास्ट्स, PASTS, मतलब एक एंगल नहीं है हिस्ट्री को स्टडी करने का, अलग अलग लोग अलग अलग बात बोले हैं तो सारी चीज़ों को मिला के हम लोग बहुत सारा अनेक चीज़ बोलते हैं। इसलिए हिस्ट्री जो है वो मल्टीपल इंटरप्रिटेशन का चीज़ है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसका टॉपिक का नाम ही है इस बुक का आवर पास्ट, मतलब एक पास्ट के अंदर में बहुत सारा अतीत होगा। क्योंकि कोई मतलब प्रूफ नहीं है कि हम पूरा कंफर्म से बोल सकते हैं कि भाई ये होगा, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। हिस्ट्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है, लेकिन जो बुक में लिखा गया है बस वही सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। कि जैसे जैसे बुक अपडेट होते रहेगा वैसे वैसे आपको नया नया चीज़ पता चलेगा। जैसे अब देखो, और एक अंतर ये है कि जैसे जो राजा होते थे या जो बैटल्स होता था, जो वो लड़ते थे, ठीक है, तो वो क्या करते थे, अपनी जो उपलब्धि होता था, जो जीतते थे, विक्ट्री होता था, उसको बढ़ा चढ़ा करके दिखाते थे, ठीक। वहीं अगर जो ऑर्डिनरी मैन होगा वो ऑर्डिनरी चीज़ों के बारे में बात करेगा, कैसे वो शिकार करता था, कैसे वो मछली पकड़ता था, वो गैदरिंग कैसे करता था, फार्मर्स, हर्डर्स, ये सब के बारे में
लिखेगा। लेकिन राजा जो होगा अपने युद्ध के बारे में लिखेगा, कैसे वो दूसरे को जीता, कैसे उसने शादी किया, कैसे उसने अपना किंगडम को एक्सटेंड किया। तो चूँकि कोई भी जब राजा होगा तो अपने को बढ़ा चढ़ा के लिखेगा, तो इसलिए कोई भी जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होता है, ठीक है, जो खासकर जो लिखा हुआ है वो पूरी तरह से सही नहीं होगा। उनको उसको हमको बाकी चीज़ों से कंफर्म करना पड़ता है। जैसे मान लो कोई राजा लिखा कि मेरे मेरे समय में बहुत इकोनॉमी जो है बहुत बड़ा था, लेकिन जब हम उसका उस एरिया में जब सिक्का मिला तो उसका मान लो कोई शेप नहीं था, कोई ऐसा था, कोई गोल था, कोई टेढ़ा मेढ़ा था, तो ये राजा जो फेंक रहा था कि मेरे समय में इकोनॉमी बहुत अच्छा था, तो वो फेल हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई राजा अगर स्ट्रांग होगा तो उस समय का जो सिक्का विक्का होगा वो भी हमको प्रॉपर शेप में मिलेगा, उसमें गोल्ड का प्रयोग या जो वैल्यूएबल मेटल्स है उसका प्रयोग ज़्यादा हुआ रहेगा। तो जो भी हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है और जो भी बाकी जो लोगों ने बोला, बुक्स लिखा, ठीक है, तो हम उसको वेरीफाई करके क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, फिर जाके जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो एक किसी कंक्लूजन पे, निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। अब देखो हिस्ट्री में हम लोग किसी चीज़ को बीसी लिखते हैं, बीसी मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। जैसे 200 बीसी का मतलब क्या हुआ कि जो जीरो साल है, मतलब जहाँ से हमारा वर्तमान शुरू हो रहा है जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद, उससे 200 साल पहले को हम लोग 200 BC बोलते हैं। ये उल्टा होता है। जैसे 50 BC आएगा, फिर उसके पहले 100 BC आएगा, उसके बाद पहले 150 BC आएगा। जैसे जैसे आप बीसी से एडी की तरफ जाओगे ये घटेगा। जैसे 150 BC से 100 BC से 50 BC, फिर जीरो आ गया, फिर 50 AD आएगा। तो एडी में जब हम जाते हैं तो बढ़ता है, जैसे 50 AD, 100 AD, 150 AD। लेकिन जब बीसी में जब आप आगे जाओगे समय में, ठीक है, तो वो आपका घटेगा, ठीक है। तो ये आपको उसी तरह से हम लोग डेट को लिखते हैं। फिर एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं डेसीफरमेंट। डेसीफरमेंट मतलब जो भी हमको आर्कियोलॉजिकल चीज़ मिलता है, जैसे मान लो हमको ये कहीं पे लिखा हुआ मिला, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो कोई भी जो हमारा इंस्क्रिप्शंस होता है उसमें कुछ लैंग्वेज होता है, ठीक है, कोई भाषा होता है, और कुछ स्क्रिप्ट होता है। स्क्रिप्ट कोई सिंबल हो सकता है, कोई फ़ोटो हो सकता है, कोई आपका डायग्राम हो सकता है, ठीक है। तो भाषा अगर हमको पता है तो ठीक है, और स्क्रिप्ट को भी हम लोग देख सुन के जो है वो स्टडी करते हैं। जैसे मान लो हमने ये हमारे पास दो इंस्क्रिप्शन मिला, ठीक, तो हमने देखा कि भाई ये आपका जो टाइगर है या लायन है, इसके मतलब हमने निकाला एल। तो जहाँ भी हमको टाइगर मिलेगा उसको भी हम लोग एल निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से वो डेसिफर करते हैं, अलग अलग इंस्क्रिप्शन मिलता है उसको वो देखते हैं कि भाई इसका मतलब क्या हो सकता है, इस इसके लिए कौन सा अल्फ़ाबेट यूज हुआ है, इसके लिए कौन सा अल्फ़ाबेट यूज हुआ है। सेम अल्फ़ाबेट अगर सेम इंस्क्रिप्शन में मिला है तो उसके लिए वही यूज होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शन को वो स्टडी करते हैं, देखते हैं, तब जानते हैं कि इसका इस सिंबल का क्या मतलब है। उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं डेसिफरमेंट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है, वो आप ध्यान रखिएगा। एक रोसेटा, रोसेटा जो है आपसे पूछ सकता है कि देखो एनसीईआरटी में जो भी फैक्ट दिया है वो आपको एकदम याद होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पैटर्न चेंज हो रहा है यूपीएससी का, तो आप उस पर फैक्ट पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो जो भी फैक्ट दिया हुआ है कहीं भी किसी भी कोना में एनसीईआरटी में, तो आपको याद होना चाहिए। तो रोसेटा जो है वो वर्तमान में आपका उसको रसीद बोला जाता है, और नील नदी के किनारे जो नाइल रिवर है उसके किनारे ये है इजिप्ट में, ठीक है, याद रहेगा। तो यहाँ पे हमको बहुत सारा इंस्क्रिप्शंस मिला है जिसको स्टडी करके अलग अलग चीज़ों के बारे में पता चला है। अब देखिए, आपने सुना होगा अशोक का जो इंस्क्रिप्शन है वो आपका अलग अलग लैंग्वेज में है। जैसे ग्रीक लैंग्वेज में है, अरेमिक लैंग्वेज में है, ठीक है। एक ऐसा इंस्क्रिप्शन जो दोनों लैंग्वेज में है, ठीक है, ग्रीक में भी और अरेमिक में भी, ठीक है। तो जैसे एक इंस्क्रिप्शन हमको मिला है, शिलालेख मिला हुआ है, ठीक है, कहाँ से, कंधार से, अफगानिस्तान से, जिसमें पूरा इंस्क्रिप्शन में आधे को ग्रीक में लिखा गया है भाषा में, और नीचे को लिखा गया है अरेमिक लैंग्वेज में। तो ये आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि अशोक का वो कौन सा इंस्क्रिप्शन है और वो कहाँ मिला है जो दोनों दो भाषाओं में लिखा गया है, ग्रीक में और अरेमिक में। तो वो आपको कहाँ होगा, कंधार में, ठीक है। ग्रीक इंस्क्रिप्शन जो होता था वो नॉर्थ वेस्ट में मिलता था या खरोष्टी, और अरेमिक जो होता था ईस्ट में मिलता था। लेकिन जो हमारा कंधार का इंस्क्रिप्शन है अशोक का, उसमें आपको ग्रीक में भी है और अरेमिक में भी है, ठीक। ग्रीक जो है वो ऊपर वाला
इंस्क्रिप्शन जो पूरा का ऊपर वाला पार्ट लिखा गया ग्रीक में और नीचे वाला लिखा गया है आपका अरेमिक में। तो ये भी फैक्ट याद करिएगा, ऊपर वाला ग्रीक में है, नीचे वाला अरेमिक में है। उसके बाद ये चैप्टर आपका जो है वो ख़त्म होता है, ठीक है। तो इसमें उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। बुक्स चैप्टर आपको अगर समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आपके लिए करना बहुत ही आसान रहेगा। जैसे नर्मदा घाटी है, नर्मदा वैली, तो आपको पता है नर्मदा वैली में सबसे पहले हंटिंग और गैदरिंग का हमको देखने को मिलता है भीमबेटका में, ठीक है। मगध में क्या हुआ था, पहला जो है आपका बड़ा किंगडम था मगध, ठीक। गैरो हिल्स में हमने क्या देखा था, शुरू में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ, चावल की खेती वेती, ठीक है। उसी तरह से इंडस और ट्रिब्यूटरी में क्या हुआ था, सबसे पहले बार यहाँ पे शहर का डेवलपमेंट हुआ था आज से लगभग 4700 ईयर्स एगो हड़प्पा के समय, ठीक है। गंगा वैली में क्या हुआ, दूसरा फेज ऑफ अर्बनाइजेशन हुआ, दूसरा शहरीकरण जो मगध डायनेस्टी के आसपास हुआ, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ डेट्स दिए हुए हैं, वो आपको ध्यान रखना चाहिए कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट सबसे पहले हुआ 8000 BC में, ठीक है, आपका सुलेमान किरदार के पास नहीं, जहाँ पे वीट और बार्ले का हुआ, बाद में आपका चावल की खेती होता है, ठीक है। पहला शहर का डेवलपमेंट हड़प्पा 4700 ईयर्स BC में, और दूसरा अर्बनाइजेशन मगध में 2500 BC। तो ये सारा चीज़ है, तो इस तरह से पहला चैप्टर आपका ख़त्म होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे मैप दिया हुआ, और इस मैप से कैसे क्वेश्चन बन सकता है, तो देखिए ये हिंदी वाले में नहीं दिया हुआ है, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन वो जो बन सकता है, जो अभी तक नहीं आया है, ये आपको दे सकता है कि मान लो दे दिया कि इसमें से कौन सा राज्य है जो 5 राज्य के साथ सीमा रेखा बाउंड्री बनाता है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया है, पूरा मैप को बता दिया है कि और कि कौन सा स्टेट कितने स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ऐसा क्वेश्चन बना नहीं है लेकिन बन सकता है। जैसा यूपीएससी बकवास क्वेश्चन पूछ रहा है, अब जिसका कोई हाथ पैर नहीं है, तो कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है, सारा चीज़ को पढ़ना है। कुछ भी पूछ रहा है वो, जो भी उसको बाप दादा ने पढ़ाया है सब वो पूछ रहा है अपने हिसाब से, इसलिए हम लोग भी वैसे ही तैयारी करेंगे, ठीक है, पागल जैसा पूरा। तो यहाँ देखो ये जो मैप है, इसमें देखो ये जम्मू एंड कश्मीर को 2 पार्ट में बांटा गया था स्टेट यूटी में, ठीक है। तो एक ये वजह जो पोर्शन हो गया उसको बोल दिया गया जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, और इधर वाला को क्या बोला गया, पूरा लद्दाख, ठीक है। तो ये पुराना वाला मैप में नहीं था। तो देखो जब अगर हम जम्मू एंड कश्मीर देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर 2 स्टेट के साथ और एक यूनियन टेरिटरी के साथ बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन सा, पंजाब के साथ और हिमाचल के साथ 2 स्टेट हो गया, और जम्मू एंड और लद्दाख के साथ इसका यूनियन टेरिटरी के साथ। वहीं अगर जम्मू एंड लद्दाख देखोगे तो लद्दाख जो बॉर्डर शेयर कर रहा है वो एक यूनियन टेरिटरी के साथ कर रहा है जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर, और एक स्टेट के साथ कर रहा है। हिमाचल प्रदेश देखेंगे तो 4 स्टेट के साथ ये कर रहा है। कौन कौन सा 4 स्टेट है, पंजाब है, ठीक है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, और थोड़ा सा यहाँ पे देखो यूपी भी है, ठीक है। और 2 यूनियन टेरिटरी के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, एक तरफ है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरी तरफ लद्दाख। उत्तराखंड देखोगे तो 2 स्टेट के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है, एक तरफ आपका हिमाचल प्रदेश है और दूसरा यूपी है। हरियाणा के साथ बॉर्डर जो है उत्तराखंड का नहीं है। उसी तरह से आप सिक्किम देखोगे तो सिक्किम का एक स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर है, वो सिर्फ वेस्ट बंगाल के साथ, और 2 कंट्री के साथ है, एक तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ भूटान है। अरुणाचल प्रदेश, अगर नॉर्थ ईस्ट का बात करोगे तो अरुणाचल प्रदेश 2 स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, असम के साथ, सभी नॉर्थ ईस्ट का स्टेट का बॉर्डर है। तो असम के साथ इसका बॉर्डर है, देखिए नीचे से, और उसके नीचे यहाँ पे नागालैंड के साथ इसका बॉर्डर है। नागालैंड देखोगे तो असम के साथ तो है ही, ऊपर में अरुणाचल के प्रदेश के साथ है, नीचे मणिपुर के साथ, ठीक है। उसके बाद मणिपुर जो है 3 स्टेट के साथ है, एक असम तो होगा ही, ऊपर नागालैंड और इधर मिजोरम, मिजोरम भी 3 स्टेट के साथ है, असम तो है ही, ऊपर है मणिपुर और इधर है त्रिपुरा, त्रिपुरा 2 स्टेट के साथ है, ठीक है, एक है असम और दूसरा है मिजोरम। मेघालय एक ही स्टेट के साथ है, वो 3, ठीक है, तीनों तरफ से वो घिरा हुआ है किससे, आसाम से, ठीक है। तो ये हो गया। उसी तरह से अगर आप पंजाब का देखोगे तो पंजाब जो है वो आपका 3 स्टेट के साथ इसका बॉर्डर है, ठीक है, एक तरफ है हिमाचल प्रदेश, दूसरी तरफ हरियाणा, और इधर से है राजस्थान, और एक यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के साथ इसका बॉर्डर है। हरियाणा जो है वो 4 स्टेट के साथ है, पंजाब के साथ, हिमाचल के साथ, दिल्ली के साथ और राजस्थान के साथ है। राजस्थान जो है वो 5 के साथ है, ठीक है। तो एक साथ आप याद कर लो कि 5 के साथ, 5 स्टेट के साथ बॉर्डर कौन कौन सा टच करता है, 2 के साथ कौन सा, इससे आपको आसान होगा। जैसे राजस्थान का बॉर्डर 5 स्टेट के साथ है, ठीक है, एमपी का बॉर्डर 5 स्टेट के साथ है, झारखंड का बॉर्डर 5 स्टेट के साथ है, वेस्ट बंगाल का बॉर्डर 5 स्टेट के साथ है, आंध्र प्रदेश का बॉर्डर 5 स्टेट के साथ है। तो ये आपको एक तरह याद कर लीजिए। 3 स्टेट के साथ कौन कौन सा स्टेट का बॉर्डर है,
तो एक तो हमने देख लिया पंजाब का, ठीक है। उसकी तरह गुजरात का बॉर्डर 3 स्टेट के साथ है, तमिलनाडु का 3 स्टेट के साथ, ठीक है, बिहार का 3 स्टेट के साथ, और ये भी आपको देख लेना है कि किस स्टेट के साथ है। जैसे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि महाराष्ट्र का जो बॉर्डर है वो आंध्र प्रदेश के साथ है कि नहीं, तो नहीं है, ठीक है। आप देख रहे हो इधर है, तो कभी कभी आपको जल्दी जल्दी में गलत कर लेंगे, इसीलिए ध्यान से आप इसको देख लीजिएगा किसके बॉर्डर किसके साथ है। जैसे गोवा का बॉर्डर 2 स्टेट के साथ है, एक तरफ आपका महाराष्ट्र है, दूसरी तरफ कर्नाटका है। केरला का भी 2 के साथ है, एक अब केरला और दूसरा तमिलनाडु, ठीक है। तेलंगाना का बॉर्डर आप देखिए उड़ीसा के साथ नहीं है, ठीक है। 4 स्टेट के साथ है, किसके साथ, महाराष्ट्र के साथ, कर्नाटक के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ और छत्तीसगढ़ के साथ, ठीक है। छत्तीसगढ़ का बॉर्डर देखो आंध्र प्रदेश के साथ भी है, तेलंगाना के साथ भी है, महाराष्ट्र के साथ है, एमपी के साथ है, इधर यूपी के साथ है, इधर झारखंड के साथ है, इधर उड़ीसा के साथ है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का स्टेट जो है वो 7 के साथ है। सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर शेयर करता है वो करता है यूपी, इसका है उत्तराखंड के साथ, ठीक है, हरियाणा के साथ, हिमाचल के साथ, राजस्थान के साथ, एमपी के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, झारखंड के साथ और बिहार के साथ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है आपका झारखंड के साथ, बिहार के साथ, यूपी के साथ, ठीक है, सिक्किम के साथ और आपका आसाम के साथ। वेस्ट बंगाल का बॉर्डर मेघालय के साथ नहीं है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर देखिएगा तो महाराष्ट्र का है गुजरात के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, तेलंगाना के साथ, कर्नाटका के साथ और गोवा के साथ। तो ऐसे करके आपको हर स्टेट कौन कौन सा स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, कितने के साथ करता है, वो आपको बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो चैप्टर नंबर 2 जो है वो कल करेंगे।